अर्थ है सियासत में जो दिखाई दे वो पूरा सच होता नहीं है। अर्धसच के आश्रय कहीं ना कहीं सियासत साधी जा सकती है, लेकिन उसके आशय आगे कैसे बढ़ा जाए। प्रधानमंत्री ने सोचा ना होगा बयान देंगे, फिर भी राज्यसभा ठप ही रहेगी। और इन सब के बीच एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जा रहा है जिसकी भूमिका आज मुलायम सिंह के घर पे। इस चक्रव्यूह का नज़ारा स्क्रीन पे देखिए। दरअसल ये सारा का सारा चक्रव्यूह बीजेपी के लिए नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए है। और इनमें तस्वीरें वो दिखाई जो दे रही हैं, उन तस्वीरों का मतलब ये है कि हर वो नेता इसमें मौजूद है जो कहीं ना कहीं 4 राज्यों के इर्द गिर्द छत्रप के तौर पर जिसकी भूमिका रही है। तो आइए जरा इन सब को टटोलने की कोशिश करते हैं कि ये सभी हारे बारी बारी, लेकिन मोदी इन पर क्यों है भारी। और इस चक्रव्यूह को टटोलने की कोशिश में मसला सिर्फ इस जनता परिवार का नहीं है, बल्कि उस बात को लेकर कहीं ज़्यादा सवाल उठने लगे हैं कि इस दौर में कश्मीर में पहली बार दस्तक देने को तैयार हैं प्रधानमंत्री मोदी। 8 तारीख को रैली होनी है। ये 3 तस्वीरें बहुत कुछ इस बात का जिक्र कर रही हैं। पोस्टर लग चुका है, सुरक्षा बंदोबस्त खड़े हो चुके हैं और लाहौर से भारत के खिलाफ आवाज उठ रही है। ये तीनों संयोग से आज की ही घटना है। ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाले दृश्य इस मायने में महत्वपूर्ण हो चले हैं कि क्या पहली बार प्रधानमंत्री चुनाव के वक्त जब घाटी पहुंचेंगे तो क्या ऐसे में वहां सिर्फ चुनाव का जिक्र होगा या इस बार संदेश घाटी से उस पार जाएगा, जैसे एक वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। आइए हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिस रिपोर्ट के जरिए साफ होगा कि किस तरीके की हवा घाटी में बह रही है और लाहौर या कहें पाकिस्तान की तरफ से कैसी हवा आ रही है और ये कितना मुश्किल वक्त हो सकता है। श्रीनगर की सड़क पर यह पोस्टर कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी दस्तक देने लगा है। घाटी में प्रधानमंत्री की पहली चुनावी रैली 8 दिसंबर को है और रैली को लेकर 4 दिन पहले से ही शेरे कश्मीर स्टेडियम के इर्द गिर्द सब कुछ ठहर चुका है। सुरक्षा व्यवस्था का आलम यह है कि बिना पहचान बताए स्टेडियम के आगे से हर किसी का आना जाना नामुमकिन हो चला है और इसकी वजह आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तोयबा के फिदायीन हमले का खतरा होना बताया जा रहा है। खासतौर से उस इलाके पर गहरी नजर है सुरक्षा एजेंसियों की जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है। सारे इधर इकट्ठे होंगे। इंडिया का बस एक इलाज। तो कश्मीर में सुरक्षा घेरा तो खतरे की हवा लाहौर से, क्योंकि यह नजारा लाहौर का है जहां भारत के खिलाफ जिहाद के खुले नारे लगाए जा रहे हैं। और हम सिर्फ एक बात का इजहार करने के लिए आए हैं कि सारा मुल्क जो है वो अल्लाह के दीन पर और इस मुल्क की सालियत पर इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इकट्ठा है। यानी पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर जमातुल दावा का खुले तौर पर भारत के खिलाफ नारे लगाना और सीमा पार से ये संकेत आना कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़े पाकिस्तान को अब सीमा पार से आतंक की हवा देनी होगी। कुछ ऐसे ही संकेत लाहौर से निकले हैं। जाहिर है इसी हवा ने घाटी को परेशान कर दिया है और चूंकि घाटी में पहली बार प्रधानमंत्री की चुनावी रैली हो रही है तो उन सब के बीच हर चीज ठहरने लगी है। और पहली बार चुनावी रैली चूंकि प्रधानमंत्री मोदी करने जा रहे हैं तो पहली बार रैली की पूरी तैयारी बीजेपी अपने स्तर पर कर रही है। यानी इससे पहले हर रैली का इंतजाम राज्य सरकार करती थी, लेकिन इस बार रैली के लिए स्टेडियम में मंच बनाने तक के लिए बीजेपी ने कारीगर भी बाहर से मंगाए हैं। तैयारी तो बहुत बेहद हो रहा है, बेहतर तरीके से हो रहा है। सिक्योरिटी सुरक्षा भी बहुत बढ़िया इंतजाम हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं जो काम हो रहा है, बहुत से मजदूर लेबर आए हैं, हम लोग पेंटर भी आए हैं, तुरखान भी आए, सभी काम बढ़िया से होगा, जो भी होगा अच्छा से होगा। यानी रैली को लेकर कोई जोखिम बीजेपी उठाना नहीं चाहती तो सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम सुरक्षा कर्मी उठाना नहीं चाहते। ऐसे में सबकी नजर अब इसी पर जा टिकी है कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली सिर्फ चुनावी वोट मांगने तक सिमटेगी या घाटी से पहली बार सीमा पार भी कोई संदेश जाएगा जहां भारत के खिलाफ खुलेआम नारे लग रहे हैं। अभी तक बीजेपी की तरफ से और खासतौर से प्रधानमंत्री की तरफ से जो भी रैलियां कश्मीर में होती थी उनका आयोजन
राज्य सरकार ही करती थी और कोई राज्य सरकार की पार्टी ही। लेकिन ये पहली ऐसी रैली होगी बीजेपी की तरफ से जिसका पूरा कामजाम मात्र बीजेपी की तरफ से ही देखा जा रहा है। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ लानी, शेर कश्मीर स्टेडियम, श्रीनगर, आज तक। 8 तारीख को रैली है और एक सवाल यह है कि क्या फिदाइन हमले की तैयारी लश्कर कर रहा है? लश्कर पहले नाम था, अब जमातुल दावा है। जमातुल दावा पर भी प्रतिबंध अमेरिका ने लगाया हुआ है और लाहौर में खुले तौर पर जो जमातुल दावा की रैली हो रही है वो कहीं ना कहीं इस बात की दिशा में ले जाती है कि जमातुल दावा या लश्कर पाकिस्तान में आज भी खुले तौर पर घूमता है, रैली करता है। और ये सवाल वहां के एक वरिष्ठ पत्रकार से जब पूछा गया तो देखिए जवाब क्या आया। The US decision to include Jamaat al-Dawa in an unfavorite way, which is in a list which is not favorite, or you can say a dirty list. It's a US decision which is not applicable to Pakistan. That is one thing. Secondly, whatever US has done or termed Jamaat al-Dawa as is based on primarily perception, not on evidence. Unfortunately, America has acted on the perception made by India. संबंधों के मद्देनजर पाकिस्तान इस दौर में कहीं ना कहीं हाशिए पर है, दरकिनार किया गया अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। अमेरिका ने अगर ये रुख अपनाया है तो उनका कहना है कि भारत के इशारे पर किया गया है और भारत और अमेरिका के संबंधों के मद्देनजर लाहौर की सड़कों पर नारे लग रहे हैं कि जो भारत का यार है वो गद्दार है। इस स्थिति में सरकार को पाकिस्तान को लेकर कहीं ना कहीं अब ज़्यादा संवेदनशील होना पड़ेगा। इसीलिए शायद रैली पर हर की नज़र है कि क्या बात घाटी से प्राइम मिनिस्टर मोदी करते हैं। बहरहाल सीमा से लौटी अगर देश के भीतर तो दिल्ली में एक नई सियासत, नया चक्रव्यूह रचने की तैयारी। लेकिन इसका मतलब क्या है, रिपोर्ट देखिए। एकजुट होने से सियासत साधी जा सकती है तो फिर गठबंधन के दौर की उम्र सिर्फ 2.5 दशक होती नहीं। और जिस नरेंद्र मोदी को घेरने की तैयारी जनता परिवार के नाम पर 4 राज्यों के छत्रप कर रहे हैं, दरअसल वो ये भूल रहे हैं कि जनता हमेशा नेता में नायक खोजती है। और छत्रप के तौर पर कभी बिहार में लालू प्रसाद यादव तो यूपी में मुलायम सिंह यादव और हरियाणा में चौटाला तो कर्नाटक में देवगौड़ा को भी वहां की जनता ने नायक माना। लेकिन राष्ट्रीय तौर पर छत्रपों को नायक कभी माना नहीं गया और जोड़ तोड़ की सियासत का हुनरमंद जरूर कहा गया। ध्यान दें तो छत्रप भी नायक तभी बने जब जनता को दिल्ली में कोई नायक नहीं मिला। और दिल्ली में नायक जब जब नहीं मिला तब छत्रपों के गठबंधन में से ही नायक को लेकर राजनीतिक चर्चा मोदी के सामने आने से पहले लगातार होती रही। और संयोग से बिहार में नीतीश कुमार छत्रप लालू को हराकर सुशासन के नाम पर नायक बने। लेकिन लोकसभा चुनाव में फेल इसलिए हुए क्योंकि मोदी के सपने नीतीश के सपनों पर भारी पड़ गए। इसीलिए 6 महीने पहले जनता को नरेंद्र मोदी में नायक नजर आया तो सवाल सिर्फ मोदी के सफल होने भर का नहीं रहा, बल्कि छत्रपों के फेल होने की अनकही कहानी की भी ये शुरुआत थी। इसके उलट यह भी कहा जा सकता है कि छत्रप फेल होने लगे तो ही मोदी नायक बनकर उभरे और दिल्ली की बिसात पर धुरंधर बीजेपी नेताओं को बकायदा शह देकर मात देते देते मोदी नायक बन बैठे। ऐसे में अब सवाल 3 है। पहला, क्या छत्रपों को लगने लगा है कि नायक मोदी की चमक कम हो रही है और इसके बाद उनकी चमक वापस लौट आएगी? दूसरा, क्या हारे हुए नायकों को दोबारा जनता नायक मान सकती है, चाहे मोदी की चमक आने वाले वक्त में कमजोर ही क्यों ना पड़े? और तीसरा, क्या वाकई मोदी की लोकप्रियता को काउंटर करने के लिए अपने अपने घेरे के छत्रपों का जमावड़ा देश में विकल्प पैदा कर सकता है, वह भी राजनीतिक विकल्प? असल में गठबंधन की राजनीति के खारिज सिरे को जनता परिवार के नाम पर 4 राज्यों के छत्रप इस दौर में पकड़ना चाह रहे हैं। इसीलिए मौजूदा वक्त में सवाल यह नहीं है कि जनता परिवार के नाम पर तमाम छत्रप खुद को री इन्वेंट कर पाएंगे या नहीं। सवाल यह हो चला है कि अगर छत्रपों की राजनीति से उब चुकी जनता के सामने नायक मोदी भी फेल हो गए तो होगा क्या? क्योंकि पहली बार नायक किसी विचारधारा की सवारी करके नहीं बना, बल्कि गवर्नेंस के नाम पर बना है। यानी देश में राजनीतिक सत्ता ने देश की रफ्तार ही ठप कर दी तो मोदी ने गवर्नेंस और विकास का सवाल उठाया, जिस पर छत्रप कुंडली मारकर लगातार बैठे हुए थे। इसीलिए पहली बार सवाल सिर्फ मोदी के फेल होने या जनता परिवार के जरिए छत्रपों का सत्ता साधना भर नहीं है, सवाल देश को वापस पटरी पर लाने का है। इसीलिए मोदी फेल होंगे तो मानकर चलिए कोई नया नायक देश से निकलेगा, जनता परिवार से नहीं।
जनता परिवार इसलिए इस शब्द का जिक्र हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे कांग्रेस के दौर की परिस्थितियां थी जब जनता पार्टी बनी थी। लेकिन हम जरा समझना चाहते हैं कि दरअसल जनता परिवार के नायकों या छत्रपों को देखिए। नीतीश कुमार को छोड़ दीजिए तो क्या स्थिति है। मुलायम सिंह यादव के राम गोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, तेज प्रताप यादव, अक्षय यादव परिवार के सदस्य। लालू प्रसाद यादव, फिर वही परिवार। राबड़ी देवी, मीसा भारती चुनाव लड़ चुकी हैं, हालांकि बेटे भी सक्रिय हैं लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है। एच.डी. देवगौड़ा के बेटे कुमार स्वामी सियासत में अब वहां पर सारी चीज साध रहे हैं कर्नाटक में, और वो बेटे के तौर पे मौजूद है। और इन सब के बीच नीतीश कुमार एकमात्र अकेले शख्स हैं, और एक कहीं ना कहीं मौजूदा इसमें दुष्यंत भी थे। तो दुष्यंत के परिवार की एक लंबी फहरिस्त है। ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, दिग्विजय चौटाला, इन सब में कहीं ना कहीं परिवार की महिलाएं भी अब सियासत साधने के लिए निकल चुकी है। इसलिए सवाल है कि ये दरअसल जनता परिवार है या नेताओं का परिवार है। अब दूसरा सवाल यहां से आता है कि 4 राज्य, जरा समझने की कोशिश कीजिए कि कितनी सीटें हैं लोकसभा की और क्या ये वाकई सियासत साध सकते हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीट में से बीजेपी के पास फिलहाल 71 सीट और जनता परिवार के पास 5 सीट। बिहार की 40 सीटों में से बीजेपी के पास 22 सीट, जनता परिवार के पास 6 सीट। कर्नाटक की 28 सीट, बीजेपी के पास 17 सीट, जनता परिवार के पास 2 सीट। और हरियाणा की 10 में से जनता परिवार के पास सिर्फ 2 सीट, बीजेपी के पास 7 सीट। इन सब को मिला दीजिए तो कुल 158 सीटों में बीजेपी के पास मौजूदा वक्त में 117 सीटें हैं, जनता परिवार के पास 15 सीटें हैं। अब यहां से लड़ाई शुरू होती है। लेकिन इसके आगे की कहानी या आगे की सियासत एक दूसरी कहानी भी कहती है। पहला मौका आया जब राज्यसभा में या संसद के भीतर प्राइम मिनिस्टर मोदी आते हैं, अपनी बात कहते हैं और विपक्ष नहीं मानता है। ये कौन सी सियासत है या कौन सी राजनीतिक बिसात है, रिपोर्ट देखिए। व्यूहरचना में कांग्रेस गायब है, यानी मोदी के चक्कर में सियासत 360 डिग्री में घूम चुकी है। जो जनता परिवार कभी कांग्रेस के खिलाफ बना, वही जनता परिवार अब उसी बीजेपी के खिलाफ है जो जनसंघ छोड़ जनता परिवार को धार देने के लिए कभी जयप्रकाश नारायण के साथ आकर खड़ी हो गई थी। ए प्रेयर फॉर रेन, जी कल एक फिल्म रिलीज हो रही है जो भोपाल गैस ट्रेजेडी पर है। उसमें नायक की भूमिका में या कहें एक त्रासदीदायक स्थिति में राजपाल यादव इस वक्त चूंकि संयोग से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजपाल जी, एक ऐसी त्रासदी जिसको लोग लगातार भोग रहे हैं, दिखा रहे हैं, इन परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, तो ऐसे में इस फिल्म को लेकर आपके जहन में क्या है काम करने के दौरान? ये कैसा अनुभव है? सर, ये भोपाल प्रेयर फॉर रेन हमारे लिए एक फिल्म नहीं है। ये हमारे लिए एक स्टडी है, एक रिसर्च है। एक बोलते हैं कि इस फिल्म के पीछे इतना एक इमोशनल जर्नी है। एक हमारे लिए इसलिए एक जर्नी रही क्योंकि हम लोग एंटरटेनमेंट से आते हैं, लेकिन कभी कभी हमें ऐसी एक इमोशन को जीना पड़ता है जिसमें हम बहुत खुद एज एन एक्टर बहुत सेंसिटिव रहते हैं, क्योंकि हमारे देश की भावनाएं जुड़ी हैं। एक ऐसा डिजास्टर जिसमें हम खुद हो सकते थे। नहीं, ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक सवाल हर जहन में होगा, एक ऐसी घटना जिसको लगातार तीसरी पीढ़ी हो गई है जो भोग रही है, ऐसे में इस फिल्म का मैसेज क्या है? या फिल्म को कल से चूंकि रिलीज हो रही है, इस फिल्म को क्या सोच के देखा जाए? ये फिल्म एक अवेयर करेगी आपको, क्योंकि एक हादसा घट गया, दूसरा हादसा कोई दुनिया में ना घटे, उसके लिए मैसेज भी फिल्म है। क्योंकि क्या कारण होते हैं कि जब कोई भी, आज मशीनी युग है, जहाँ मशीन है वहीं आपका काल है। तो काल और मशीन मतलब जीवन और काल दोनों एक साथ पैरेलल चल रहे हैं, और एक ही उसमें चीज़ है कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप थोड़ी देर के लिए हमारे साथ जुड़े। लेकिन ये फिल्म देखें लोग, हमारा ये आग्रह भी है, और हमें लगता है कि ये फिल्म सफल हो तो एक अच्छी बात होगी, मैसेज जाएंगे इससे कि वाकई ऐसी त्रासदियों को लेकर फिल्म अगर बनती है और कहीं सचेत करती है तो एक राजनीतिक चक्रव्यूह नहीं बल्कि खेल के मैदान का चक्रव्यूह। विश्व कप के लिए टीम की अगुवाई, लीडरशिप धोनी के हाथ में ही है। धोनी कप्तानी करेंगे, लेकिन 5 खिलाड़ी रिटायर हो गए। उनकी तस्वीर ज़हीर, गौतम गंभीर, युवराज, सहवाग और हरभजन जी, ये 5 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेंगे जो फरवरी में होने जा रहा है। आप यहां से एक लकीर खींच सकते हैं कि क्रिकेट मैदान में अब शायद ये कम ही दिखाई दे।
तो संभावित 30 जो चुनी गई है टीम, उसमें इन 5 का नाम नहीं है। तो राजनीति में अनुभव काम करता है, लेकिन खेल के मैदान पे शायद अनुभव नहीं बल्कि युवापन और तेज रफ्तार से दौड़ने की क्षमता, यही सब मायने रखती है।